तो सबसे पहले आप देखो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स का पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। टीडीएस की फुल फॉर्म है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। इसका मतलब है कि सोर्स के ऊपर ही टैक्स को डिडक्ट कर दिया जाता है। जैसे आपको इनकम आती है, इनकम आपको टैक्स काट कर आएगी, ठीक है, तो उसको टीडीएस बोलते हैं। अब टीडीएस के रेट्स जो हैं इंडिविजुअल्स, एचयूएफ और एओपी पर इस तरह से लगते हैं। अगर आपको क्वेश्चन में गिवन है टैक्स फ्री सिक्योरिटीज, इट इज इम्प्लाइड कि उसके ऊपर 10% टीडीएस कटता है। अगर लिस्टेड डिबेंचर्स ऑफ अ कंपनी गिवन है, उसके ऊपर 10% टीडीएस होता है। अनलिस्टेड डिबेंचर्स हैं, उनके ऊपर भी 10% टीडीएस होता है। अगर आपको बैंक से इंटरेस्ट मिल रहा है, उसके ऊपर भी 10% का टीडीएस काटा होगा। कैजुअल इनकम्स मीन्स जैसे रेस विनिंग है, लॉटरी विनिंग्स हैं, इनके ऊपर टीडीएस का रेट होता है 30%। इसके अलावा अगर कोई सिक्योरिटीज लोकल अथॉरिटी या स्टैट्यूटरी बॉडीज जो हैं वो इशू करती हैं, उनके ऊपर भी 10% होता है। डिविडेंड के ऊपर भी टीडीएस लगता है अगर डिविडेंड की अमाउंट 5,000 से ज्यादा है तो अगर आपको किसी क्वेश्चन में 5,000 से ज्यादा का डिविडेंड दिखता है तो वहां पर टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स उसमें से काटा हुआ होता है। अब ये सब आपको लर्न करनी पड़ेगी चीजें, ठीक है। ये कितना टीडीएस किसके ऊपर है तो याद करना बहुत मुश्किल नहीं है। जनरली 10% है, सिर्फ कैजुअल इनकम के ऊपर 30% है। अब इसके अलावा ये भी आपको लर्न करना है कि किन किन सिक्योरिटीज के ऊपर टीडीएस नहीं होता। तो मतलब हमने ऐसे गलत नहीं काट देना, इन सिक्योरिटीज के ऊपर टीडीएस नहीं होता। जैसे कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हैं या गवर्नमेंट लिस्टेड सिक्योरिटीज हैं, इनके ऊपर कोई टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स नहीं होता। उसके अलावा अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है सिक्योरिटीज आर नोटिफाइड अंडर सेक्शन 193, उनके ऊपर भी कोई टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स नहीं होता। इफ एनी इंटरेस्ट इज पेड टू एन इंडिविजुअल, डिबेंचर्स के ऊपर, शेयर्स के ऊपर, और वो 5,000 से कम है तो 5,000 से कम की अमाउंट के ऊपर टीडीएस नहीं काटा होता। नेक्स्ट इज अगर आपको बैंक से इंटरेस्ट मिला है ऑन फिक्स डिपॉजिट्स, जिसको टर्म डिपॉजिट बोलते हैं या रेकरिंग डिपॉजिट बोलते हैं, इट इज क्रेडिटेड और ये इंटरेस्ट अप टू ₹40,000 है फॉर अ नॉर्मल इंडिविजुअल एंड 50,000 है फॉर अ सीनियर सिटीजन, तो इसके ऊपर टीडीएस नहीं होगा। इससे ज्यादा अमाउंट होगी तो टीडीएस होगा। रेस विनिंग्स, लॉटरीज, कार्ड गेम्स, इन सब की अमाउंट भी आपने क्वेश्चन में ध्यान से चेक करनी है। अगर ये 10,000 से कम है तो इनके ऊपर टीडीएस नहीं काटा गया होगा, टीडीएस नहीं लेते। देन अगर क्वेश्चन में आपको लिस्टेड डिबेंचर्स या लिस्टेड सिक्योरिटीज दिखती हैं, अगर उनकी अमाउंट 5,000 से कम है तो टीडीएस नहीं काटा होगा। अगर इनकी अमाउंट 5,000 से ज्यादा है तो जरूर टीडीएस काटा होगा। पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक से कोई इंटरेस्ट आ रहा है, पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक में भी जिस तरह से एक नॉर्मल बैंक में बैंक अकाउंट्स होते हैं, पोस्ट ऑफिस में भी बैंक अकाउंट्स होते हैं। तो वहां से अगर आपको सेविंग अकाउंट आपने खोल रखा है, वहां से कोई इंटरेस्ट आता है और वो 3,500 रुपीज तक है, तब एग्जम्प्टेड होता है वो, ठीक है। अगर 3,500 से ज्यादा है तो वो एग्जम्प्टेड नहीं है। ये एग्जम्प्टेड इनकम की बात आ रही है। इसके अलावा ये पॉइंट्स भी क्वेश्चंस में अब देखेंगे हम। कहीं आपको क्वेश्चन में कैपिटल इन्वेस्टमेंट बॉन्ड्स दिखें, उनके ऊपर टैक्स ही नहीं लगाना, नो टैक्स। इसी तरह से अगर आपको 10 ईयर नेशनल प्लान सर्टिफिकेट दिखें, उनके ऊपर भी कोई टैक्स नहीं लगता, एग्जम्प्टेड होते हैं ये। नो एग्जम्पशन ऑफ कलेक्शन चार्जेस ऑन एनएससी, एनएससी के ऊपर आपको कलेक्शन चार्जेस की एग्जम्पशन नहीं मिलेगी। देन अगर आपको क्वेश्चन में लिखा हुआ है एनी कमीशन हैज बीन पेड फॉर कलेक्टिंग हॉर्स रेसेस या लॉटरी विनिंग, इन अमाउंट्स के ऊपर आपको जो है अलाउड नहीं है, कमीशन अलाउड नहीं है। एनी कमीशन पेड फॉर कलेक्टिंग हॉर्स रेस विनिंग और लॉटरी अमाउंट, कमीशन इज नॉट अलाउड। इसके अलावा अगर आपको किसी क्वेश्चन में लिखा है कि आपने लॉटरी की टिकट्स खरीदी, अब लॉटरी की टिकट 100 रुपए की आएगी, 200 की आएगी, उसकी आप एग्जाम्पशन क्लेम नहीं कर सकते, नॉट अलाउड। और ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एनएससी के बारे में हमने कहा ये एग्जम्प्टेड होते हैं, नेशनल प्लान सर्टिफिकेट्स, बट इनके ऊपर अगर इंटरेस्ट आता है वो टैक्सेबल होता है इनकम अंडर दी हेड अदर सोर्सेज। तो अब ये सब पॉइंट्स हमें 1 बाय 1 क्वेश्चन में दिखने वाले हैं। मिस्टर आर हेल्ड द फॉलोइंग इन्वेस्टमेंट्स, 2 इन्वेस्टमेंट मिस्टर आर के पास है। आपने इसमें से निकालना है इनकम फ्रॉम इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज। तो हम ऊपर लिख लेते हैं कैलकुलेशन ऑफ इनकम फ्रॉम इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, और ये इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज जो है इट इज टैक्सेबल अंडर द हेड अदर सोर्सेस।
तो इस क्वेश्चन में सिर्फ सिक्योरिटीज का इंटरेस्ट पूछ रहा है, 2 सिक्योरिटीज गिवन है। देखो सबसे पहले गिवन है 90,000 10% टैक्स फ्री डिबेंचर्स ऑफ अ लिस्टेड कंपनी, रेट ऑफ टीडीएस भी साथ में दे दिया 10% हमें। तो सबसे पहले हम लिखेंगे पहला हमारे पास जो डिबेंचर्स है 90,000 10% टैक्स फ्री डिबेंचर्स ऑफ अ लिस्टेड कंपनी। अब देखो इसमें हम किस तरह से कैलकुलेशन करेंगे। 90,000 के डिवेंचर्स हैं, इसके ऊपर 10% का इंटरेस्ट है, सो दिस इंटरेस्ट कम्स आउट टू बी 9,000। अब जो टैक्स फ्री हमारी सिक्योरिटीज होती हैं उनके ऊपर चाहे क्वेश्चन में ना भी लिखा हो 10% का टीडीएस कटता ही कटता है। तो अगर 10% का टीडीएस काटा हुआ है तो मैंने इसकी ग्रॉस अमाउंट निकालनी है, तो इसकी ग्रॉस अमाउंट निकलेगी इंटू 100/90 करके। तो यहाँ पर जब मैंने टैक्स लगाना है सो आई विल कैलकुलेट द टैक्स ऑन द ग्रॉस फिगर्स। ठीक है, तो ये ग्रॉस फिगर निकाल कर आपने यहाँ पर लिखनी है। इफ यू वांट टू लुक एट द ऊपर देखो टॉप पे लिखा हुआ टैक्स फ्री सिक्योरिटीज 10%। तो अगर क्वेश्चन में टीडीएस ना भी लिखा होता वी नो कि टैक्स फ्री सिक्योरिटीज में 10% का टीडीएस होता है। 10% जो रेट गिवन है वो टैक्स फ्री रेट है, मतलब इसमें से टैक्स काटा हुआ है टीडीएस, आपने इसकी ग्रॉस फिगर दिखानी है। सो वी हैव शोन इट 10,000। नाउ सेकंड मुझे दिख रहा है 1,12% पंजाब गवर्नमेंट बॉन्ड्स। तो सेकंड सिक्योरिटी ऐसे लिखेंगे 1,10% पंजाब गवर्नमेंट लोन। अब इसकी अमाउंट निकालने के लिए 1 लाख इंटू ये है 10%, 12%। 1 लाख के ऊपर हम लगाएंगे 12%। अब पंजाब गवर्नमेंट लोन है, तो अब हम अपनी पीडीएफ में देखते हैं गवर्नमेंट लोन्स के ऊपर टीडीएस होता है। यहाँ देखो नो टीडीएस की फर्स्ट पॉइंट बना रखा है, इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। जो भी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती हैं उनके ऊपर कोई टीडीएस नहीं होता। सो इफ देयर इज नो टीडीएस इट मीन्स ये जो हमने इसके परसेंटेज निकालेंगे दैट कम्स आउट टू बी 12,000, वो बिना टीडीएस के है, मतलब ऑलरेडी ग्रॉस है। तो ये 2 आइटम्स थी इस क्वेश्चन में, तो टोटल मेरा जो आ गया ये आ गया इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज का आंसर, इनकम फ्रॉम इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज। कैलकुलेट इनकम from other sources of Mr. Krishnamurthy who held the following investment during the previous year 24-25। इसके ऊपर हम लिख लेते हैं इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। अब यहाँ पे सिर्फ सिक्योरिटीज नहीं है और बहुत सारी चीजें हैं, सो वी विल राइट कैलकुलेशन ऑफ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल देखो 11,000 सेंट्रल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, तो मैं एक यहाँ पे कैटेगराइजेशन कर लूंगी बिकॉज इस क्वेश्चन में आपको दिख रहा होगा बहुत सारे इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज हैं। सो व्हाट वी कैन डू इज वी कैन मेक अ स्पेशल हेड फॉर इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज। और चीजें आएंगी उनके लिए हम अलग से हेड्स बना लेंगे। तो पहला मुझे दिख रहा है 11,000 10% 11,000 10% सेंट्रल गवर्नमेंट लोन। अभी हमने देखा अपनी पीडीएफ में कि सेंट्रल गवर्नमेंट की लोन के ऊपर फर्स्ट पॉइंट गवर्नमेंट लोन्स के ऊपर कोई भी टीडीएस नहीं होता। इट मीन्स अब मुझे डायरेक्टली निकालना है 11,000 का 10% जो कि आ जाएगा 1,100 रुपीज। सेकेंड आई कैन सी 36,000 10% टैक्स फ्री कमर्शियल सिक्योरिटीज। अब ये भी हमने किया टैक्स फ्री सिक्योरिटीज के ऊपर। वी हैव सीन कि टैक्स फ्री सिक्योरिटीज टॉप पर लिखा हुआ है आपको, टैक्स फ्री सिक्योरिटीज के ऊपर 10% का टीडीएस होता है। सो वी विल कैलकुलेट 36,000 का 10%, 36,000 का 10% आ गया 3,600। अब इसके ऊपर टीडीएस 10% कटा हुआ है,
तो ये आ जाएगा 4000 रुपीज। थर्ड कम्स 6300 received as interest on tax free public limited companies securities are listed. So यहाँ पर लिखेंगे 6300 received as interest on tax free, ये भी टैक्स फ्री लिखा हुआ है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी, और ये सिक्योरिटीज जो है वो लिस्टेड सिक्योरिटीज हैं। अब देखो ये 6300 हमें रिसीव हुआ, रिसीव जब हुआ होगा मतलब टीडीएस काट के रिसीव हुआ होगा। रिसीव मीन्स इन हैंड कितना आया। अब ये टैक्स फ्री है तो इसको भी मैं 100/90, ये आता है हमारा 7000 रुपीज। नेक्स्ट पॉइंट इज 7200, ये भी लिखा हुआ है रिसीव्ड बट इंटरेस्ट फ्रॉम कर्नाटका गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। कर्नाटका गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, जब ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती हैं हमें पता है कोई टीडीएस नहीं कटा होता, तो इट मीन्स ये ग्रॉस की ग्रॉस अमाउंट हमें मिली होगी 7200, इसकी ग्रॉसिंग नहीं करेंगे, ये ऑलरेडी ग्रॉस है। देन इज ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ₹4000 रिसीव्ड एज इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स ऑफ दीपक फर्टिलाइजर्स लिस्टेड हैं ये। तो आपको 4000 रिसीव हुआ लिस्टेड डिबेंचर से। तो इफ आई गो देयर, इफ यू लुक एट द सेकेंड पॉइंट, लिस्टेड डिबेंचर्स के ऊपर भी 10% काटा होता है, राइट। बट अब इस पीडीएफ का लास्ट पॉइंट जो 8th पॉइंट हमने पढ़ा था, इंटरेस्ट ऑन लिस्टेड डिबेंचर्स, इसके ऊपर टीडीएस तभी कटेगा अगर ये अमाउंट 5000 से ज्यादा होगी। अगर ये अमाउंट इंटरेस्ट ऑन लिस्टेड डिबेंचर्स की 5000 से कम की है तब इसके ऊपर टीडीएस नहीं काटा गया होगा। नाउ लेट अस चेक, हमारे क्वेश्चन में अमाउंट कितनी है, 4000 रुपीज। इट मीन्स इसके ऊपर कोई टीडीएस नहीं कटा होगा, ये ग्रॉस की ग्रॉस फिगर ही रही होगी। नेक्स्ट कम्स 30,000, (13.5%) सिक्योरिटीज ऑफ पेपर मिल, और ये भी क्या है, लिस्टेड है। तो अब हम इसके ऊपर निकालेंगे 30,000 इंटू 13.5%। 30,000 का 13.5% ये आता है 4050। जब हमने ये खुद कैलकुलेट किया तो ये भी ग्रॉस फिगर है। नेक्स्ट कम्स 35,000, 11% पेपर मिल सिक्योरिटीज। तो अब ये पॉइंट है 35,000, 11% पेपर मिल कंपनी की है, ये भी लिस्टेड है। तो वैसे टीडीएस बनता है बट अब हम 35,000 के ऊपर जब खुद ही कैलकुलेट कर रहे हैं 11%, तो इट मीन्स इसमें टीडीएस नहीं कटा हुआ, तो ये ग्रॉस फिगर ही है। तो 35,000 का 11% आता है 3850। नेक्स्ट इज 10,000, 15% जयपुर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बॉन्ड्स। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के बॉन्ड्स हैं, तो 10,000 का भी 15% करेंगे तो ये भी हमारा 1500 ग्रॉस ही आएगा। नेक्स्ट इज डिविडेंड। अब देखो ये इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज के पॉइंट यहाँ पर ओवर हो गए, सारे इकट्ठे पॉइंट्स थे वो हमने 1 बाय 1 कर लिए। अब डिविडेंड है, तो इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी का हमने एक हेड बनाया था, एक तरह से ये फर्स्ट हेड में सारी सिक्योरिटीज आ गई। अब सेकेंड हम डिविडेंड का बना लेते हैं। नाउ फॉर डिविडेंड वी नो कि हमने ये पॉइंट किया था जब हमने वो पीडीएफ देखा कि ये आता है अंडर सेक्शन 56 सबसेक्शन 2। तो आप इसमें लिख सकते हो स्पेसिफिक इनकम्स अंडर सेक्शन 56 सबसेक्शन 2।
अब डिविडेंड की अमाउंट गिवन है 4000, 4000 पे भी हमें पता है कि इट इज़ लेस देन 5000, तो डिविडेंड पर भी टीडीएस नहीं होगा, ग्रॉस अमाउंट ही होती है। देन ड्यूरिंग द ईयर ही ऑल्सो गॉट अ प्राइज इन कर्नाटका स्टेट लॉटरी। अब लॉटरी प्राइस है, ये भी सेक्शन 56 सब सेक्शन 2 में आता है, इसको थर्ड कैटेगरी बना सकते हैं, ठीक है, आपकी मर्जी है, नहीं तो 56(2) में डाल दो, विनिंग फ्रॉम लॉटरी। लॉटरी के अमाउंट, नेट अमाउंट रिसीव्ड आपको गिवन है। जब नेट अमाउंट रिसीव गिवन है, इट मीन्स इसमें आपको वही 30% का टीडीएस काट के दिया होगा, तो ये हमारी ग्रॉस अमाउंट आएगी 50,000 रुपीज। इसके बाद वो कह रहा है इंटरेस्ट ऑन ऑल द सिक्योरिटीज इज पेएबल ऑन 1 जनवरी एवरी ईयर। मतलब साल में एक बार इंटरेस्ट पे होता है 1 जनवरी को, ठीक है, तो हमने साल में एक ही बार निकाला है, एक ही परसेंटेज लगाई है। बैंक चार्ज 200 एज कलेक्शन चार्जेस फॉर इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज। अब देखो इसको कैसे डील करते हैं। कहता है बैंक ने 200 रुपीज चार्ज करे हैं एज कलेक्शन चार्जेस फॉर कलेक्शन ऑफ इंटरेस्ट। अब ये है मेरी सारी इंटरेस्ट की इनकम, इसके ऊपर कह रहा है बैंक ने 200 रुपीज कलेक्शन चार्जेस करे हैं। तो इन क्वेश्चन में कैसे करते हैं हम, देखो जहां पर ऐसे कलेक्शन चार्जेस वगैरह गिवन होंगे, तो यहाँ पर आप यू कैन मेक अनदर कॉलम ओवर हेयर, और इसमें पहले हम जितने भी इंटरेस्ट की इनकम्स हैं इन सबको प्लस कर लेते हैं। 1100, 4000, 7000, 7200, 4000, 4050, 3850 एंड 1500। तो इन सबको आप ऐड करके देख लो, 32700। इसमें से ही हम माइनस करेंगे कलेक्शन चार्जेस ऑन इंटरेस्ट, इंटरेस्ट में से माइनस होगा। 200 रुपीज था, तो मतलब इंटरेस्ट की इनकम एक्चुअली आई है 32500, ठीक है। डिविडेंड की इनकम सेम है 4000, और लॉटरी की इनकम में भी कोई एक्सपेंसेस अलाउड नहीं है 50,000। अब इसके बाद आपने इन सबको ऐड कर दिया, 54 प्लस 32, 86500, ये आ जाती है हमारी इनकम अंडर दी हेड अदर सोर्सेस। देखो, मिस्टर एक्स हु मेंटेन्स बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑन मर्केंटाइल बेसिस borrowed rupees 20,000 at 18% per annum on 1/9/2024 and invested in 12% securities of central government। अब मिस्टर एक्स ने क्या किया, 20,000 रुपीज बोरो करे, और बोरो करने का इंटरेस्ट रेट है 18%, डेट भी गिवन है, और उसको कह रहा है कि हमने एक सिक्योरिटी में इन्वेस्ट कर दिया, गवर्नमेंट सिक्योरिटी में। ड्यू डेट ऑफ द इंटरेस्ट इज 1 जनवरी एवरी ईयर, ठीक है, तो जो आपको इंटरेस्ट आने वाला है गवर्नमेंट सिक्योरिटी से वो हर बार 1 जनवरी को आएगा। ऑन 1/8/2024 अगैन ही बोरोड 30,000 15% के ऊपर, और उसको 14% लिस्टेड डिबेंचर्स में फिर डाल दिया, और इसके इंटरेस्ट की पेमेंट होती है 15th मई एवरी ईयर। अब देखो पैसा बोरो कर रहा है और उस मनी को इन्वेस्ट करते जा रहा है, इट मीन्स इंटरेस्ट देना भी पड़ेगा और इंटरेस्ट इनकम भी आएगी, तो दोनों का डिफरेंस निकालना पड़ेगा। Interest on borrowing for the year ended 31st March 2025 is however paid by X on 15/4/2025। तो borrowing का इंटरेस्ट पे भी करना था, 31st मार्च को करना था, बट उसने 15 दिन बाद पे किया। He pays 2% commission to his bank also for net amount realized on interest। अब आपने निकालना है उसका इनकम अंडर दी हेड अदर सोर्सेज। तो मुझे दिख रहा है सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन में इंटरेस्ट इनकम ही है, तो हम यहाँ पर कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट इनकम निकालते हैं ऑफ मिस्टर एक्स। अब इंटरेस्ट इनकम में क्या है, कहीं से इंटरेस्ट आ रहा है, कहीं से इंटरेस्ट जा रहा है, तो ऊपर हम लिख लेंगे इंटरेस्ट रिसीव कहाँ कहाँ से हो रहा है, और इसमें से लेस कर देंगे, 2 ही इंटरेस्ट आने वाले हैं और 2 ही एक्सपेंसेस जाने वाले हैं, इंटरेस्ट पेड, तो दोनों का डिफरेंस जो होगा वो हमें इंटरेस्ट इनकम दिखा देगा। अब सबसे पहले देखो टॉप पे लिखा हुआ था कि बोरो करें हैं, तो बोरो जब करें तो वो इंटरेस्ट पे में जाएगा। 20,000 रुपीज बोरो करे हैं उसने, ठीक है, इसके ऊपर इंटरेस्ट देंगे एट द रेट ऑफ 18% उसने बोरो करे हैं, और कौन सी डेट को करे हैं, 9/1/9 को। तो मंथ्स काउंट करते हैं, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3,
7 मंथ्स बनते हैं, तो इट मीन्स उसको इंटरेस्ट पहले ये पे करना पड़ेगा 20,000, 18% एंड 7/12। तो ये आता है हमारा 2100 रुपीज़। अब जब ये उसने मनी बोरो करी तो उसको इन्वेस्ट करा 12% गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में। अब अगर इन्वेस्ट करा है तो वहाँ से तो इंटरेस्ट आएगा, तो ऊपर लिखेंगे 12% गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। कितने पैसे इन्वेस्ट करे, जितने बोरो किए होंगे यही वाले पैसे थे, तो इंटरेस्ट आएगा 20,000 के ऊपर 12% के हिसाब से। अब उसने लिखा हुआ था इंटरेस्ट आना कब है, हर साल जनवरी में इंटरेस्ट आना है, तो जनवरी में पूरे साल का इंटरेस्ट आएगा हमें, तो ये आ गया 2400 रुपीज़ की इनकम जनरेट करेगा। अब देखो इसके ऊपर हमें क्लियर दिख रहा है 2400 आएंगे और 2100 जाएंगे। इसके बाद 1/8/2024 को फिर से बोरो कर रहा है, तो सेकेंड आइटम उसने बोरो करी 30,000 रुपीज़ बोरो किया और उसके ऊपर 15% का रेट लगना है, और इसको जो लिया है 1/8 को लिया है, तो 1/8 मतलब 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, ये बनता है 8 मंथ्स के लिए। 30,000 का 15% 4,500 इंटू 8/12, ये बनता है 3,000 रुपीज़। इतना ही आपने चेक करना है। यस मैम। तो ये हमने इंटरेस्ट पे किया, अब इस पैसे को हमने लगा दिया 14% लिस्टेड डिबेंचर्स में, तो 14% लिस्टेड डिबेंचर्स, अब देखो इसमें क्या है, जो हमें इनकम आनी है 14% आएगी, किसके ऊपर आएगी, 30,000 के ऊपर ही आएगी 14%। बट ये आती कब है इनकम, हर साल। ब्रैकेट में लिखा हुआ है इंटरेस्ट आता है 15 मई को। देखो हमने पैसे बोरो किए हैं 1/8 को, अभी 15 मई तो आएगा अगले साल जाकर, मतलब इस साल मुझे इन सिक्योरिटी से कोई इनकम नहीं आएगी। एवरी ईयर 15 मई को इंटरेस्ट आता है, सो आई विल नॉट गेट एनी इनकम फॉर दिस ईयर, बट फॉर द नेक्स्ट ईयर आई विल गेट द इनकम। इसके बाद लिखा हुआ है इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग, हम 31 मार्च को पे करते हैं, वो हमने कर दिया। हाउएवर उसने 15 दिन लेट पे किया, बट इनकम टैक्स में रूल ये अप्लाई करता है ड्यू और पेड विच एवर इज अर्लियर। तो हमारा ड्यू तो हो चुका है, तो हम इनकम टैक्स में ये शो करेंगे कि हमने ये पे करना है। फिर लिखा हुआ था ही पेज 2% कमीशन टू द बैंक ऑन नेट अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट रियलाइज्ड, जितना उसको इंटरेस्ट रियलाइज होगा उसके ऊपर वो 2% कमीशन पे करेगा। तो मतलब वो भी एक खर्चा है, लेस कमीशन पेड ऑन इंटरेस्ट, बैंक को कमीशन देगा। किसके ऊपर लिखा हुआ है, 2% ऑन द नेट अमाउंट रियलाइज। अब इसमें से रियलाइज्ड कितना होगा, हमें ये अमाउंट रियलाइज होगी, ये तो हम पे करेंगे, तो 2400 हमें रियलाइज होगा, तो 2400 के ऊपर 2% आपने बैंक को एक ये एक्सपेंस भी देना है, तो 2400 का 2% आएगा 48 रुपीज़। तो अगर हम देखें इनकम हमारी हो गई, पैसे जहाँ से आएंगे इंटरेस्ट से दैट इज़ 2400 रुपीज़, और जहाँ जाएंगे दैट इज़ 5148 रुपीज़। तो इस हेड में हमें लॉस आ रहा है, इनकम अंडर दी हेड अदर सोर्सेज में 2748 का लॉस, तो ये हम लिखेंगे लॉस अंडर द हेड अदर सोर्सेज। तो आप लास्ट में जैसे इसने हिंट में लिखा हुआ है वैसे आप लिख सकते हो कि ये जो लॉस होगा ये हम इस हेड में अगर कोई और इनकम आती है उसमें से सेट ऑफ करने की कोशिश करते हैं। देखो NSSC हैज़ द फॉलोइंग इन्वेस्टमेंट्स ऑन 1 अप्रैल 2024। अब ये सारी इन्वेस्टमेंट्स वन बाय वन आपको दिखाएगा, तो हम इसमें पहले वही कैटेगरी बना लेते हैं, ऊपर लिख लो अदर सोर्सेज की इनकम निकाल रहे हैं, और इसमें इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज को अलग से बना लेते हैं। फर्स्ट इज 40,000 12% सेंट्रल गवर्नमेंट लोन, 40,000
12%. इसके ऊपर हमें पता है डायरेक्टली 40,000 पे 12% निकालेंगे तो वैसे ही ये ग्रॉस है और सेंट्रल गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज के ऊपर कोई टीडीएस होता भी नहीं है. सो डायरेक्टली ये यहाँ ग्रॉस अमाउंट आ गई हमारी 4800. सेकेंड इज 30,000 10% गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ये भी सेम. $30,000 के ऊपर 10% लगाएंगे सो दिस कम्स आउट टू बी 3,000. ये भी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हैं, इनके ऊपर भी कोई टीडीएस नहीं होता. देन लिखा हुआ नेक्स्ट 20,000 9% प्रेफरेंस शेयर्स. अब देखो प्रेफरेंस शेयर के ऊपर इंटरेस्ट नहीं होता, प्रेफरेंस शेयर्स के ऊपर डिविडेंड होता है. तो या तो आप इसको थोड़ी सी स्पेस छोड़कर नीचे यहाँ कैटेगरी 2 बना लो, नहीं तो इसको बाद में भी लिख सकते हो. तो ये डिविडेंड है, डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स. तो ये हम निकाल सकते हैं 20,000 के ऊपर 9%. ठीक है, ये भी क्या है हमारा ग्रॉस ही निकल रहा है. वैसे भी ये 5,000 से कम है तो टीडीएस का क्वेश्चन ही अराइज नहीं होता इस पे. नेक्स्ट पॉइंट इज 50,000 11% बॉम्बे पोर्ट ट्रस्ट बॉन्ड्स. 50,000 11% बॉम्बे. अब ये भी 50,000 के ऊपर आप 11% निकालोगे, ऑफ कोर्स ये भी ग्रॉस अमाउंट ही आने वाली है 5,500. नेक्स्ट इज 20,000 15% डिबेंचर्स ऑफ एन अनलिस्टेड कंपनी. तो 20,000 15% डिबेंचर्स, ब्रैकेट में लिख देना अनलिस्टेड कंपनी. तो ये ग्रॉस ही निकलेगा जब हम निकालेंगे. वैसे इस पे टीडीएस होता है बट ये है ही ग्रॉस. वैसे भी इसकी अमाउंट क्या है 3,000 से कम है. नेक्स्ट इज 10,000 10% सिक्योरिटीज इशूड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंग्लैंड. देखो गवर्नमेंट ऑफ इंग्लैंड की सिक्योरिटीज हैं तो ये फॉरेन गवर्नमेंट की हैं. तो अगर आप चाहो तो इसको नीचे थोड़ा सा करके अलग से लिख सकते हो कि ये फॉरेन इनकम है. आना इसी हेड में ही है, सब कुछ ऐसे ही रहेगा बट आप इसको सेग्रीगेट कर सकते हैं इफ यू रिक्वायर. ठीक है, अगर नहीं तो बीच में भी लिख दोगे फाइन, बट यहाँ पर ऐसे लिख लेना 10% सिक्योरिटीज इशूड बाय फॉरेन गवर्नमेंट. $10,000 के ऊपर हम 10% निकालेंगे, दैट विल बी 1,000 रुपीज. नेक्स्ट आता है 10,000 10% 10-year नेशनल प्लान सर्टिफिकेट. अब ये देखो ये रहा 10-year नेशनल प्लान सर्टिफिकेट्स. ये एग्जम्प्टेड होते हैं, इनके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगता. तो आपने इसको यहाँ पे बीच में शो नहीं करना बट यहाँ पर वर्किंग नोट दिखा दोगे. वर्किंग नोट में पॉइंट नंबर 1 लिख के कि 10-year नेशनल प्लान सर्टिफिकेट्स जो हैं दैट आर नॉट टैक्सेबल अंडर एनी हेड. तो इसके ऊपर टैक्स नहीं लगाएंगे हम. नेक्स्ट कम्स 20,000 14% म्यूनिसिपल डिबेंचर्स. ये भी हम डायरेक्टली निकालेंगे तो ये भी ग्रॉस ही फिगर निकल के आएगी. 20,000 14% म्यूनिसिपल डिबेंचर्स. तो ये आ गया हमारा 2,800. नेक्स्ट इज इंटरेस्ट एक्रूड ऑन NSC 8th इशू परचेज्ड ऑन 11th March 2024 1130. NSC नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट हैं, उनके ऊपर इंटरेस्ट हमें एक्रू हुआ है. इसमें ये पॉइंट देखो, इंटरेस्ट ऑन नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट कोई भी इशू 9th इशू है ये हमारा, ये टैक्सेबल होता है इनकम अंडर दी हेड अदर सोर्सेज. टीडीएस का इसमें कोई पॉइंट नहीं है बट इट इज फुली टैक्सेबल अंडर दी हेड अदर सोर्सेज. बट वी कैन नॉट कॉल इट इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज. तो इसके लिए आपको एक अलग से पॉइंट बनाना पड़ेगा. ये अदर इनकम है आपकी, इसमें आप लिख लोगे NSC 8th इशू इंटरेस्ट. ये इंटरेस्ट की अमाउंट हमें रिसीव हो रही है 1130. इसके बाद 18,000 10% टैक्स फ्री डिबेंचर्स ऑफ अ लिमिटेड कंपनी. अब ये टैक्स फ्री डिबेंचर्स का पॉइंट आ गया. टैक्स फ्री वाले डिबेंचर्स में
माइनस हुआ होता है टीडीएस, ठीक है। ये अभी हमने पीछे भी किया, तो यहाँ पर है 18,000 10% टैक्स फ्री डिवेंचर। तो इसके अमाउंट में कैसे निकालूंगी, 18,000 का 10% किया तो ये आ गया 1800। अब मुझे पता है इसके ऊपर 10% टीडीएस कटा होता है, तो 100/90 करेंगे तो ये 2,000 रुपीज़ यहाँ पे शो होगा। तो 10% टैक्स फ्री का मतलब उसके अंदर टीडीएस कटा हुआ होगा। अब इसके बाद देखो, ऑन 1 सितंबर 2024 ही बॉट 15,000 12% महाराष्ट्र गवर्नमेंट बॉन्ड्स फॉर 60,000। इंटरेस्ट इज पेएबल ट्वाइस अ ईयर, 30 जून एंड 31 दिसंबर। ठीक है, अब इसने 1 सितंबर को 50,000 महाराष्ट्र गवर्नमेंट के बॉन्ड्स जो हैं वो इसने लिए हैं, उसके ऊपर भी इंटरेस्ट आएगा। तो यहाँ पर हम लिखते हैं 50,000 12% महाराष्ट्र गवर्नमेंट बॉन्ड्स। और अब ये 1 सितंबर को लिए हैं, देखो तो 1 सितंबर जब लिया होगा, अब वो कह रहा है इंटरेस्ट 2 बार आना है साल में, एक बार जून में आना है और एक बार दिसंबर में। तो सितंबर में लिए तो जून तो निकल चुका होगा, तो मतलब इस साल में एक ही बार इंटरेस्ट आएगा, हाफ ईयर जो होगा। तो इसकी अमाउंट ऐसे निकालेंगे 50,000, इसका 12% फॉर 6 मंथ्स हाफ, तो ये आ जाएगा आपका 3,000 रुपीज। नेक्स्ट, फॉर दिस पर्पज ही टुक अ लोन फ्रॉम हिज बैंकर्स फॉर रुपीज 40,000, 15%। तो इसने 40,000 एट द रेट ऑफ 15% इसके लिए जो कह रहा है कि एक लोन लिया। तो जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको करवाया था, अगर इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल आपको देना पड़ रहा है तो वो माइनस होता है। अब ये जो लोन लिया, he took a loan from the banker, 40,000 रुपीज का कह रहा है उसने लोन लिया इंटू 15%। और ये लोन हमने किस डेट को लिया है, ये कुछ नहीं गिवन, तो ऊपर मतलब जिस दिन हमने ये शेयर्स बाय करे हैं उसी दिन लोन लिया होगा। 1 सितंबर को इसने ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट के बॉन्ड्स बाय करे हैं। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो मतलब 7 मंथ्स का इसको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। 40,000, 15%, 7 मंथ्स, ये आता है हमारे पास 3,500 रुपीज। ये दिस वी विल हैव टू पे। नेक्स्ट लिखा हुआ है एंड द बैलेंस 20,000। अब उसने 40,000 का लोन लिया अपने बैंकर से, और 20,000 जो पैसे थे वो कह रहे वॉज फाइनेंस्ड आउट ऑफ अ प्रीवियस लोन फॉर अ परचेज ऑफ अ मोटर कार। अब उसने जो बैलेंस 20,000 रुपीज था उसका क्या किया, 20,000 रुपीज मोटर कार से आए। तो अगर आपने देखो लोन अगर बैंक से लेकर दिया है इट इज अलाउड, बट इंटरेस्ट ऑन मनी बोरोड फॉर सम अदर पर्पज इट विल नॉट बी अलाउड एज डिडक्शन फ्रॉम द इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज। ठीक है, अगर आपने पैसे फॉर द पर्पज ऑफ लोन जो लिया है उसका पर्पज है कि मैंने गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करना है, तो देन इट इज फाइन। बट अगर आपने आपका पर्पस कुछ और लेने का है तो 20,000 का क्या किया आपने, मोटर कार ले लिया, उसकी डिडक्शन आप क्लेम नहीं कर सकते हैं। ओनली इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल ये अलाउड है एज डिडक्शन, कोई और इंटरेस्ट नहीं अलाउड है। नेक्स्ट इज बैंक चार्ज 2% ऑफ इंटरेस्ट एंड डिविडेंड एज कलेक्शन चार्जेस। अब बैंक ने आपसे चार्ज करा है इंटरेस्ट का 2%, डिविडेंड का भी 2%, कलेक्शन चार्जेस एंड 3% कमीशन ऑन द परचेज ऑफ सिक्योरिटीज। 3% बैंक चार्ज कर रहा है आपसे कमीशन फॉर द सिक्योरिटीज। तो देखो कमीशन फॉर द, ये आप वर्किंग नोट में लिख लो, अगर आप कोई भी जो है सिक्योरिटीज बाय करते हो, किसी भी सिक्योरिटीज को परचेज करना है, उसके लिए आप बैंक को कमीशन पे कर रहे हो। While purchasing the securities, you pay a commission to the bank. इसको बोलते हैं इट इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर, और ये अदर सोर्सेज में अलाउड नहीं है। If you are paying any commission to the bank to purchase the securities, it is a capital expenditure. It is not allowed under the head other sources. तो ये जो 3% आपको लिखा हुआ है कमीशन ऑन द परचेज ऑफ सिक्योरिटीज, ये हम नहीं देंगे, तो 3% वाली डिडक्शन क्लेम नहीं करनी है, नॉट अलाउड।
इवन जो 2% लिखा हुआ है वो इंटरेस्ट के ऊपर अलाउड है, हमने किया था डिविडेंड के ऊपर, तो कलेक्शन चार्जेस अलाउड ही नहीं है। बैंक ने चार्ज किया है 2% इंटरेस्ट एंड डिविडेंड एज कलेक्शन चार्जेस। तो कलेक्शन चार्जेस जो होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ क्या है, हमारे इंटरेस्ट की इनकम पर अलाउड होते हैं, वो डिविडेंड की इनकम पर अलाउड नहीं होते। ठीक है, तो वो बैंक ने चार्ज करा है तो वो भी आपके लिए एक्सपेंडिचर है, तो वो भी लेस में आएगा, लेस में डाल देंगे कलेक्शन चार्जेस और इंटरेस्ट इनकम। अब देखो कलेक्शन चार्जेस कितने हैं, 2%। अब ये 2% किसका लगाना है, इंटरेस्ट की इनकम का लगाना है हमने सिर्फ। तो इंटरेस्ट की इनकम कहाँ पे है, ये जो शुरू से हमने क्वेश्चन स्टार्ट करा 4800 रुपीज से लेकर ये सारे हम ऐड करेंगे, डिविडेंड नहीं लेंगे इसमें और एनएससी भी नहीं लेंगे इसमें, जो सिर्फ इंटरेस्ट की इनकम आई है उन सबको ऐड करके उसके ऊपर हम बैंक को, जो हमारे बिहाफ पर बैंक ने कलेक्ट किया है, ठीक है, एनएससी की इनकम बैंक नहीं कलेक्ट करता, वो नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स होते हैं, और डिविडेंड के ऊपर तो कलेक्शन चार्जेस अलाउड ही नहीं है। तो हमने इन सबको ऐड करके इसका जो 2% होगा ये हम बैंक को कलेक्शन चार्जेस पे कर देंगे। इन सबको अब ऐड कर लेते हैं हम, इसके ऊपर लगाओ आप, ये कितना बनता है, ये 2% ऑन 25100 502। तो अब आपकी ऊपर वाली सारी इनकम्स हो गई, ये सारी इनकम है, यहाँ तक सारी इनकम्स हैं, इनको ऐड कर लेते हैं। ये ऐड करके बन रहा है 28030। इसमें से हम 3500 एंड 502 माइनस कर देते हैं। ये दोनों माइनस करने के बाद हमारा आ जाएगा इनकम अंडर द हेड अदर सोर्सेस। $24028। This comes out to be other sources income.